Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher from Metropolitan Foundation School. स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 7 की सोशल स्टडीज़ की बुक है. क्लास 7 सोशल स्टडीज़ मंथ ऑफ मे, चैप्टर 6 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. Freshwater resources. Chapter 4 introduces the rivers of the Muslim world. Some very famous rivers lie in this region, namely the Nile, Tigris, Euphrates, and Indus. These rivers provided the basis for the earliest civilization in human history. In modern times, dams have been built across them at several places in order to provide irrigation for a wider region, but also to produce electricity from water. One such dam is the Aswan High Dam. The most important features of the irrigation system of the Nile River discussed below. स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ताज़ा पानी के वसाइल. मुस्लिम दुनिया के दरियाओं का तारुफ इसमें पेश किया गया है. कुछ बहुत मशहूर दरिया हैं इस खत्ते में, यानी नील, दजला, फरात और सिंध. इन दरियाओं ने इंसानी तारीख की इब्तदाई तहजीबों की बुनियाद फराहम की है. जदीद दौर में इनके पास कई जगहों पर डैम बनाए गए हैं ताकि एक वसी इलाके को आबपाशी फराहम की जा सके, बल्कि पानी से बिजली भी पैदा की जा सके. ऐसा ही एक डैम असवान हाई डैम है जो दरियाए नील के निज़ाम में आबपाशी की सबसे अहम खुसूसियत है, जिसमें झेल में बहस की गई है, यानी कि नीचे आपको दिया गया है इसके बारे में मालूमात. Egypt is called the gift from the Nile. Why? Because the entire country depends upon the Nile River for food, fish, wealth, and prosperity. The river travels nearly 3,600 kilometers before entering Egypt, but the relationship between the Nile and Egypt seems to be a very special one. It is thought that millions of years ago, Egypt was a barren land. Then the Nile River started flowing through it. Every year the river brought a heavy flood. The flood water brought fertile silt from the tropical forest of Africa. And over many centuries, this fertile silt formed a thick layer of agricultural land. The annual flood of the Nile remained the most important event in the lives of Egyptian people. It destroyed their lands, but it also brought life to their fields. स्टूडेंट्स, मिस्र को दरियाए नील का तोहफा कहा जाता है क्योंकि पूरा मुल्क मछली, दौलत और खुशहाली के लिए दरियाए नील पर ही डिपेंड करता है. मिस्र में दाखिल होने से पहले ये दुनिया तकरीबन 3,600 किलोमीटर का सफ़र तय करता है. लेकिन दरियाए नील और मिस्र का रिश्ता बहुत ख़ास है एक दूसरे से. ख्याल किया जाता है कि लाखों साल पहले मिस्र एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी. बंजर ज़मीन जहाँ पर कोई फसल नहीं उगा सकता इंसान, वो कोई फल आपको नहीं दे सकती वो ज़मीन. फिर इसमें से दरियाए नील बहने लगा. हर साल दरिया में शदीद तरीके का एक सैलाब आता था. सैलाब का पानी आता था, जंगलात से जरखेज गाह तक लेकर आया. सदियों के दौरान इस जरखेज गाह ने ज़रई ज़मीन की एक मोटी तह बनाई. अब ये जो हर साल इसमें सैलाब आता था, दरियाए नील का सालाना सैलाब मिस्री अवाम के लिए ज़िंदगी का एक सबसे अहम वाक़या रहा है. उसने इनकी ज़मीनों को तबाह तो किया. जब सैलाब आता है ऑब्वियसली तबाही होती है, लेकिन उससे इनके खेतों में ज़िंदगी भी आ गई. जब खेतों को पानी मिला तो जाहिर है वहाँ पर फसल उगना शुरू हो गई. अगर किसी खास साल में सैलाब ना आया और उस साल तो फसलें उगाना भी मुमकिन ना रहा, और जिस साल सैलाब नहीं आता था उस साल उनकी फसलें भी नहीं उगती थी वहां पर. ये 1960 तक सच रहा. 1960 में मिस्र की हुकूमत ने मिस्र और सूडान की सरहद के करीब वाक़ शहर असवान में डैम बनाना शुरू किया. डैम के जरिए दरिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? उन्होंने सोचा कि माहिरीन ने सोचा कि अगर हम दरिया के पानी को
एक बहुत बड़ी झील में जखीरा कर ले यानी स्टोर कर ले तो हम जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी स्टोर होगा तो वो जब चाहे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसमें सैलाब भी नहीं आएगा। The lake they built was about 360 kilometers wide and could hold double the amount of water that the Nile brings to Egypt every year. It was called Lake Nasser. The Aswan High Dam was 364 feet high and 12,565 feet long. The floods in Egypt suddenly stopped when the dam was completed in 1971. The dam was now controlling the river. We can now grow crops all the year. A farmer happily told a visitor the electricity generated at the dam is also brought to our villages, so that now we can have electric lights and tape recorders. But there was another side to the story as well. Since there were no flood, there was no silt to make the soil fertile. The farmers now had to use chemical fertilizers, which not only were expensive but could also pollute the river itself. उन लोगों ने जो झील बनाई वो तकरीबन 360 किलोमीटर चौड़ी थी और उसमें दरियाई नील हर साल मिस्र में आने वाले पानी से दुगना पानी रख सकता था। उसे झील नासिर कहा जाता था। असवान बानी डैम 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा था। 1971 में जब डैम मुकम्मल हुआ तो मिस्र में सैलाब अचानक रुक गया। अब ये डैम दरिया को कंट्रोल कर रहा था। अब हम सारा साल फसलें उगा सकते हैं। एक किसान ने खुशी से एक मेहमान को बताया कि अब हम सारा साल फसलें उगा सकते हैं। डैम पर पैदा होने वाली बिजली हमारे गांव में भी लाई जा सकती है ताकि अब हमारे पास बिजली की लाइट्स और टेप रिकॉर्डर्स हों। लेकिन कहानी का एक और रुख भी था। क्योंकि सैलाब नहीं आए थे तो इसलिए मिट्टी को जरखेज बनाने के लिए खाद नहीं था। किसानों को अब कीमियाई खादें इस्तेमाल करनी पड़ रही थी जो न सिर्फ महंगी थी बल्कि खुद दरिया को भी आलूदा कर सकती थी, पॉल्यूट कर रही थी। The land also became salty, which was not good for crops. Earlier flood waters would wash away the salt every year. The greatest fear were caused by Lake Nasser itself. Mysterious earthquakes were experienced in nearby areas. Some scientists suspected that the huge weight of the lake was exerting too much pressure on the tectonic plates. जमीन भी खारी हो गई थी जो फसलों के लिए अच्छी नहीं रही थी। जब जमीन खारी हो जाती है तो फसलों के लिए अच्छी नहीं रहती। पहले सैलाब का पानी हर साल नमक को बहा देता था। सबसे ज्यादा खौफ खुद झील नासिर की वजह से था। करीबी इलाकों में पुरस्रार जलजले के झटके महसूस किए जाते थे। कुछ साइंसदानों ने शुबा जाहिर किया कि झील का बड़ा वजन टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी उनको बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। एग्रीकल्चर Agriculture is the most important source of money for most Islamic countries. Of course, the oil-producing countries fall in a different categories, as you will read below. In the previous class, you studied that the agricultural activities of the people of South Asia and the main crops sown there, which are rice, wheat, pulses, millet, maize, sugarcane, tea, oil, seeds, jute, cotton, and tobacco, are sown in summer.
Kharif in the winter, Rabi, while other are sown in summer. Kharif agriculture throughout the Muslim world is quite similar to this. Also, modern techniques such as the use of fertilizers for enriching the soil, pesticides for killing the insects, tractors for tilling the land, and tube wells for sucking out underground water are also spreading rapidly. ज़राअत के बारे में बताया जा रहा है आपको एग्रीकल्चर. ज़राअत ज़्यादातर इस्लामी ममालिक के लिए पैसे का सबसे अहम जरिया है. यकीनन तेल पैदा करने वाले ममालिक एक मुख्तलिफ ज़मरे में ही आते हैं, जैसा कि अब नीचे पढ़ेंगे आप. पिछली क्लास में आप लोगों ने बेटा पढ़ा है कि जनूबी एशिया के लोगों के ज़राई सरगर्मियों और वहाँ हुई जाने वाली अहम फसलों का मुताला किया है, जिसमें चावल, गंदम, दालें, बाजरा, मकई, गन्ना, चाय, तेल के बीज, जूट, कपास और तंबाकू शामिल हैं. इनमें से कुछ फसलें सर्दियों रबी की होती थी और जबकि दीगर मौसम गर्मा यानी खरीफ में होई जाती थी. पूरी मुस्लिम दुनिया में ज़राअत इससे बिल्कुल मिलती जुलती है. इसके अलावा जदीद टेक्निक्स जो है, जैसे कि ज़मीन को अफरोज के लिए खादों का इस्तेमाल करना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कीड़े मार अद्वियात जो इस्तेमाल की जाती हैं, ज़मीन को के लिए ट्रैक्टर और ज़ेर ज़मीन पानी को चूसने के लिए ट्यूबवेल भी वगैरह भी तेज़ी से फैल रहे हैं. From what you have learned about the physical features and climate of the Muslim world in the previous chapter, you can easily figure out that the best areas for agriculture are part of Indonesia and Malaysia, where rainfalls throughout the year. Bangladesh, those parts of Pakistan that are irrigated by the great industry were the famous Indus Valley, the areas around the Tigris and Euphrates in Turkey, Iraq and Syria, and the Nile Valley in Egypt and Sudan. आपने पिछले अब्वाब में मुस्लिम दुनिया की तबई खुसूसियात और आबो हवा के बारे में जो कुछ सीखा है, इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़राअत के लिए बेहतरीन जो इलाके हैं ना, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ साल भर बारिशें होती रहती हैं. बांग्लादेश वो हिस्से हैं पाकिस्तान के अजीम दरियाए सिंध यानी कि मशहूर वादी जो सिंध है, टर्की, इराक और शाम में दजला फरात के आसपास के इलाके, और मिस्र और सूडान में वादी नील से ही सैराब होते हैं. Fruits are also cultivated in many Islamic countries. Pakistan exports mangoes, oranges and apples. Equatorial countries like Indonesia and Malaysia are famous for bananas, pineapples and coconut. All these fruits are also produced in Bangladesh because of the heavy monsoon rain. Grapes are grown throughout Southwest Asia in places such as Afghanistan, Turkey, Iraq, Syria and Lebanon. While olives are grown throughout the Mediterranean regions, Syria, Iraq, Egypt, Libya, Tunisia and Morocco. Date palms are another famous characteristics of the Muslim world, and while this fruit is grown in many countries such as Pakistan, Iraq, Saudi Arabia, Libya, Algeria and Morocco, the dates of Iraq are especially famous throughout the world and are exported widely. बहुत से इस्लामी ममालिक में भी फल काश्त किए जाते हैं. पाकिस्तान में आम, संतरा और सेब बरामद किया करता है. पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे खित्ते में ममालिक के लिए अनानास और नारियल के लिए मशहूर है. ये तमाम फल बांग्लादेश में भी मानसून की शदीद बारिशों की वजह से पैदा होते हैं. अंगूर पूरे जनूबी मगरबी एशिया में अफगानिस्तान, टर्की, इराक, शाम और लबनान जैसी जगहों पर उगाए जाते हैं, जबकि जैतून बहरिया रूम के पूरे खित्ते शाम, इराक, मिस्र, लीबिया, त्यूनिस और मराकश में उगाए जाते हैं. खजूर मुस्लिम दुनिया की एक और मशहूर खुसूसियत है
اور जबकि ये फल बहुत से ममालिक में उगाया जाता है जैसे कि पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, लीबिया, अलजायर और मराकश। इराक की खजूर खास तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं और बरामद किए जाते हैं, वसी पैमाने पर बरामद किए जाते हैं। मिनरल्स, मादनियात। As you may have guessed, natural oil, petroleum is the most important mineral resources of the Muslim world. Other minerals extracted on a commercial level include gas, coal, iron, tin, rock, salt, and chemical raw materials such as sulfur, phosphate, chromite, and magnesium. Oil. The top 10 oil producing countries in the world are Saudi Arabia, USA, Russia, Iran, Venezuela, China, Norway, Mexico, Britain, UK, and UAE, the United Arab Emirates. Out of these, 3 are Islamic countries. Consult the map in chapter 3 if you cannot recognize them in the list here. Other Islamic countries that produce natural oil or petroleum in a vast quantity are Indonesia, Brunei, Iraq, Kuwait, and Libya. Oil is also extracted in some other countries in the smaller quantity. These countries include Egypt, Algeria, and Pakistan. Drilling out oil from the earth, whether on land or in the sea, is a very difficult and expensive process as it requires a lot of highly sophisticated equipment. The oil that is drilling out is always mixed with a lot of other substances, including natural gas. This oil, called crude oil, is then treated in a refinery where all the substances are separated and packed for use separately. Petrol, jet fuel, natural gas, as well as many other substances. जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, कुदरती तेल पेट्रोलियम मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मादनी वसीला है। तिजारती सतह पर निकाली जाने वाली दीगर मादनियात में गैस, कोयला, लोहा, टिन, रॉक, नमक और कीमियाई खामाल जैसे सल्फर, फॉस्फेट, क्रोमाइट और मैग्नीशियम जो है शामिल है। दुनिया में तेल पैदा करने वाले सरफहरिस्त 10 ममालिक हैं। सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, ईरान, वेनेजुएला, चीन, नॉर्वे, मैक्सिको, बर्तानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात। इनमें से 3 ममालिक हैं जो कि बाब 3 में भी आपको बताया गया। दीगर इस्लामी ममालिक जो कुदरती तेल या पेट्रोलियम बड़ी तादाद में पैदा करते हैं वो हैं इंडोनेशिया, ब्रुनाई, इराक, कुवैत और लीबिया। कुछ दूसरे ममालिक में भी कम मकदार में तेल निकाला जाता है। इन ममालिक में मिस्र, अलजायर और पाकिस्तान शामिल हैं जिससे जमीन से तेल निकाला जाता है। तेल निकाले जाने वाले जमीन में एक बहुत मुश्किल और महंगा अमल है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा जदीद तरीन आलात इस्तेमाल होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसके बगैर तेल जमीन से नहीं निकाला जाता। जो तेल निकाला जाता है वो हमेशा कुदरती गैस समेत बहुत से दीगर मादों के साथ मिलाया जाता है। ये तेल जैसे खाम तेल कहा जाता है। क्रूड ऑयल मतलब खाम तेल उसको कहा जाता है। इलाज के लिए रिफाइन किया जाता है, इसको साफ किया जाता है, जहां तमाम मादों को अलग अलग करके इस्तेमाल करके पैक किया जाता है। पेट्रोल, जेट फ्यूल, कुदरती गैस के साथ साथ और बहुत से भी दूसरे मादे भी हैं। बेटा ये आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और आपको बेटा इसको अपने कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में, साफ सुथरी राइटिंग में आपको ये काम करना है और जब आप आएंगे तो आपका काम चेक कर लिया जाएगा। थैंक यू।